हम G20 की उड़ान कह रहे हैं इस सेशन को, और बहुत स्पष्ट भी है कि आखिर क्यों हमने ये नाम दिया है। क्योंकि हम यहाँ पर G20 की बात के साथ उस उड़ान की भी बात करेंगे, थोड़ी सी राजनीति की बात भी निकल ही आती है बीच में। G20 का ये जो आयोजन रहा है, पिछले साल जब हमने अध्यक्षता ली इसकी, उस समय से ही पूरे देश के अलग अलग शहरों में इसको एक पर्व के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, ये कहा गया। और सबसे ज़्यादा उसका जो इश्तिहार रहा वो एयरपोर्ट्स पर ही नज़र आया। जैसे ही हम किसी छोटे शहर पे भी उतरते थे एक विमान से, तो वहाँ पर G20 भारत की अध्यक्षता का साल, ये सब नज़र आता था। आपको लग रहा है कि एक साल में भारत ने इस आयोजन को उस रूप में दिखाया है जो दावा पिछले साल हमने इसकी शुरुआत में किया था? पहले तो श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। इस मंच पर उपस्थित होने के लिए सदैव एक उत्सुकता रहती है। एक सकारात्मक सोच और विचारधारा के साथ ये कॉन्फ्रेंस हर वर्ष आयोजित किया जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न आपने G20 के बारे में सोचा, ये मुझसे पूछा, ये पहली बार है हमारे देश के इतिहास में जब एक G20 का एक कार्यक्रम हमारे धरती पर आयोजित किया जा रहा है भारत की अध्यक्षता में। ये भारत का नया उदय का एक नया संदेश केवल 140 करोड़ भारतवासियों को नहीं, लेकिन विश्व के 800 करोड़ जनता को आज भारत की धरती से गई है। इसमें विशेषता कई रूप से हैं श्वेता जी। पहली बात तो ये कि एक विश्व के नज़रिए में एक बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूर्ण रूप से दिख रहा है। भारत को एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से, भारत को एक नेतृत्व करने वाले क्षमता के देश के रूप में, और केवल अपने देश का नेतृत्व, अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं, लेकिन विश्व का नेतृत्व करने वाली एक क्षमतावान देश के रूप में आज भारत को विश्व पटल पर देखा जा रहा है। और इसलिए विश्व की एक उत्सुकता इस बार भारत में आयोजित इस G20 पर है। और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया रूप, एक भव्य रूप इस G20 को दिया है। जब भी भारत में पिछले कई वर्षों में अनेक सरकार आईं, अनेक सरकार गईं, पर कभी भी जब भी एक विश्व का आयोजन भारत में होता था तब बड़े बड़े शहरों तक सीमित होता था। मुंबई हो, दिल्ली हो, यहीं तक सीमित हो जाता था। ये पहली बार G20 का आयोजन भारत के कोने कोने तक 52 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी से और कच्छ से लेकर असम तक, ताकि विश्व का एक एक यात्री जो भारत आए, भारत की विविधता, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की आधुनिकता और भारत की क्षमता का अनुभव इस G20 के जरिए जरूर लेकर अपने अपने देश में वापस जाए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि G20 और ऐसे आयोजन, चाहे संयुक्त राष्ट्र के आयोजन हो, G20 के आयोजन हो, ज्यादा करके ये केवल विकसित देशों तक सीमित होते थे। बात विकसित देशों की जाती थी, एजेंडा सेटिंग विकसित देशों के द्वारा किया जाता था। ये पहली बार है कि एक एक श्रृंखला में आप देखो, पिछली G20 इंडोनेशिया में, इस साल की G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा, अगले बार की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा। तो ये अब संकेत विश्व को मिल चुका है कि जो देशों में क्षमता है नेतृत्व करने की, और पूरी विश्व की आवाज केवल यूरोप और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से नहीं, लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज भी प्रमुखता से विश्व पटल पे सुनी जानी चाहिए। और ये संभव हो पाया है, अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार हुई वाकई, और हम ऐसे भी कहते हैं ना कि केवल दिल्ली आकर आप पूरे भारत को नहीं समझ सकते हैं, आप सिर्फ 2-4 शहरों में जाके भी नहीं समझ सकते हैं। और जब 52 शहरों का वो विस्तार रहा, लोगों के मन में वो उल्लास भी था, सबको लगता था कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है हमारे शहर में, छोटे छोटे शहरों में, यहाँ तक कि छतरपुर में भी देखा मैंने मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होते हुए। कश्मीर तो चलिए पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ पर थी, लेकिन जिस उम्मीद के साथ ये शुरुआत की गई थी, और प्रधानमंत्री ने और भी मंचों पर जब ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की बात कही, आपको लगता है भारत प्रबल तौर पर उस अब तक अनसुने वर्ग की आवाज़ समूची दुनिया में बन पा रहा है? मैं मानता हूं कि ये आज 100% संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज देखिए क्या परिवर्तन आया है विश्व पटल पर भारत के प्रति। हमारी कोविड मैनेजमेंट की सक्सेस, कौन सा दूसरा देश है जो पहले कभी भी अपने देश में वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर पाता था। हम लोग अपने झोली को फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भीख मांगते थे वैक्सीन के लिए, चाहे बीसीजी हो, स्मॉल पॉक्स हो। आज उसी देश में 2-2 वैक्सीनों का आविष्कार हो रहा है और उत्पादन हो रहा है। किसी और देश की इतनी आबादी नहीं है जितनी भारत की है। 140 करोड़ जनता के आधार पर हम सबसे बड़ी आबादी के देश आज विश्व में बन चुके हैं। ये हमारा एडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज के साथ ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। और कोविड में एक एक व्यक्ति को निःशुल्क 2-2 टीके लगाना, 220 करोड़ टीके लगाना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, जो अमेरिका और यूरोप भी मान चुका है भारत के बारे में। तीसरी बात, भयंकर समय था कोविड का। उस समय में न्यूयॉर्क और हमने लंदन के दृश्य देखे, जहां श्वेता और हम अगर जाते थे टीका लगाने के लिए तो मतलब कोई साधन नहीं होते थे। पर्ची पर हमारा नाम लिखा जाता था और पर्ची पे रिसीट दिया जाता था कि आपको कोविड का टीका लग गया। यही भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता है कि कोविन ऐप के आधार पर शहर में रहने वाला सक्षम व्यक्ति से गांव में रहने वाले गरीब को डिजिटल सर्टिफिकेट कोविन ऐप का दिलवाना, यह भी कोई चमत्कार से कम नहीं है, पूरा विश्व मान चुका है। तो कोविड की हमारी नेतृत्व की क्षमता, वैक्सीन मैत्री के आधार पर 100 देशों को हमने कोविड वैक्सीन भेजा। जो देश वैक्सीन का आयात करता था वही देश आज वैक्सीन का निर्यात कर रहा है। उसी के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार नहीं बारंबार जो प्रधानमंत्री जी ने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को विश्व पटल पर उठाकर सभी देशों को मजबूर किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध रेजोल्यूशन पास करने के लिए और नए नए नियम पारित करने के लिए। तीसरा मुद्दा, हमारे पास जो है हमारे देश में हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन इतिहास, हमारे खजाने, न जाने क्यों हम अपने आप उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पाते। पर संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर किसी ने कर पाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। 130 देशों के लोग, और आज पूरा विश्व जान चुका है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा कुछ तो प्राणायाम कर लो, योग निद्रा कर लो, अगर कुछ और नहीं हो तो। ये शब्द आज सभी देशों के शब्दकोश में आ गए। तो जो भारत अंग्रेजी इस्तेमाल करता था, आज वही भारत के आधार पर विश्व में हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चौथी बात, एक दूरदृष्टिकोण कि विश्व में परिवर्तन आने वाला है। कोल के आधार पर ऊर्जा का इस्तेमाल हम ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। तो एक दूर दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ 100 कंट्रीज को साथ में लेकर बनाया गया है, ताकि 2030-2040 तक 500 गीगावाट, मतलब 1000 मेगावाट 1 गीगावाट में होता है,
500 गिग्स की सोलर कैपेसिटी हम लोग निर्धारित कर पाए। तो आज भारत, और आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऑपरेशन गंगा का मेरा अनुभव अलग, जहां 23,000 बच्चों को केवल भारत सुरक्षित यूक्रेन से युद्ध वातावरण में अपने प्लेन्स को ले जाकर 90 हमारे नागर विमानन के प्लेन्स को ले जाकर सुरक्षित वापस लाने का काम अगर किसी देश ने किया है तो भारत ने किया है। चीन ने एक प्लेन नहीं भेजा, पाकिस्तान ने एक प्लेन नहीं भेजा, केवल भारत ने 90 प्लेन्स भेजकर हमारे बच्चों को वापस लाया। और उस युद्ध में भी एक समाधान निकालने के लिए अगर किसी देश को देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो भारत को देखा जा रहा है। तो आज भारत की प्रतिभा, भारत का सम्मान, मान, देश के अंदर आर्थिक शक्ति, देश के बाहर विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता, विश्व के कंपनीज आज देश में आ रहे हैं। कभी आपने और हमने कल्पना की थी कि एप्पल से लेकर एयरबस तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगा? आज सबसे ज्यादा आईफोन्स भारत में बन रहे हैं। एयरबस की C29 फैसिलिटी आज भारत में आ गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेमीकंडक्टर्स का निवेश आज भारत में हो रहा है। और तो और छोड़ो, आज भारत अपना तिरंगा भारत में नहीं गाड़ रहा, विश्व पटल पे नहीं गाड़ा, चंद्रयान 3 के आधार पर आज भारत अपना तिरंगा चांद पे गाड़ने जा रहा है। हमारे रॉकेट्स रूस के लॉन्च पैड से जाते थे, फ्यूल टैंक्स और इंजीनियरिंग यूरोप से ली जाती थी। इंडियन मेड रॉकेट, इंडियन लॉन्च पैड, भारत का तिरंगा आज चांद पे लाया जाएगा हमारे भारत के साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये एक परिवर्तन आया है, और इसी परिवर्तन को पहचानते हुए आज पूरा G20 के सारे नेतृत्व करने वाले लोग आज भारत की तरफ देख रहे हैं। केवल G20 तक सीमित नहीं, लेकिन आज विश्व में कोई भी संकट आएगी तो एक तरीके से उसका समाधान के लिए भारत को भी पूछा जाएगा। क्या एक और बेहतरी की उम्मीद आप कर सकते हैं? क्या उस दिशा में हम सोच रहे हैं कुछ, कि जब भी जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के एक अड्डे के तौर पर देख लें, चाहे दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंकॉक, ऐसे जो सेंटर्स हैं जहाँ सिंगापुर, वहाँ पर अधिकांश जो ट्रांजिट होते हैं या फिर वहीं से आप दूसरा कनेक्शन ले सकते हैं, क्या भारत का कोई शहर या भारत के कई शहर वो जगह हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए कनेक्टिविटी का पॉइंट बने? श्वेता जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। मैंने आपसे निवेदन किया कि हम आज विश्व के सबसे बड़ी आबादी के देश हैं। पुराने ज़माने में जो नागर विमानन क्षेत्र को एक बड़े लोगों का साधन के रूप में देखा जाता था, एक कोट अनकोट एलिटिस्ट रूप में देखा जाता था, उसका लोकतांत्रिकरण अगर किसी ने किया है पिछले 9 वर्षों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़े देश के आम नागरिक की योजना के आधार पर किया है, जिसके आधार पर एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर हमारा गरीब व्यक्ति गांव-गांव से आज उस उड़ान योजना से हवाई सफ़र कर रहा है। 2014 में श्वेता जी हमारे 6 करोड़ घरेलू यात्री होते थे नागर विमानन क्षेत्र में। 9 साल में आज 14.5 करोड़ घरेलू यात्री हो चुके, डबल से भी ज़्यादा। और ये मात्र मैं आपको विश्वास दिला दूं केवल शुरुआत है। 2030-2035 तक ये नंबर 14.5 करोड़ जो आज है 42 करोड़ तक जाएगा, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। और इसके पीछे कारण है, जो 14 करोड़ की हम लोग आज बात करते हैं उसमें से मल्टीपल ट्रैवलर्स की संख्या बहुत है। तो एक्चुअल पेनिट्रेशन 14 करोड़ मतलब हमारी आबादी की 10%, एक्चुअल पेनिट्रेशन हमारी केवल 3% है, 97% अभी बाकी है। और अगर ये हमारी सोच और विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल में हमारी बढ़ोतरी हो रही है, तो जो हमारी गलत नीतियां थीं, जिसके आधार पर आज हमारे जितने भी इंटरनेशनल हब्स हैं वो भारत में नहीं है। जैसे श्वेता जी ने कहा
या तो हमारी पश्चिमी सरहद पर है या हमारी पूर्वी सरहद पर है। क्यों ना भारत में एक इंटरनेशनल हब बने, और आज हम उसी पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे एयरलाइंस में वो क्षमता भी आ गई है। हमने सुना है एयर इंडिया की डील 470 एयरप्लेन्स की, $70 बिलियन की, इंडिगो की डील 500 एयरप्लेन्स की। क्यों ना एक हब भारत में बने। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के साथ, जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के साथ, एयर इंडिया के साथ, इंडिगो के साथ, कि एक एमसीटी के आधार पर, मिनिमम कनेक्ट टाइम, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के आधार पर पहला हब हम लोग सोच रहे हैं दिल्ली में हम लोग बनाएं। पर यह भी आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में दूसरे देशों की तरह एक हब की क्षमता नहीं है। आप याद रख के, मेरे शब्दों को आप याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है, अगले 10-15 सालों में भारत में एक इंटरनेशनल हब नहीं बनेगा, लेकिन भारत में 2 या 3 इंटरनेशनल हब बनने की हमारे देश की क्षमता है। आपने 2 एयरलाइंस का नाम लिया और इसी से मैं जुड़ा अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। डुओपोली को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या केवल 2 एयरलाइंस के इर्द गिर्द पूरा ये सब कुछ सिमट गया है? क्या ये एक खतरा हो सकता है पूरी इंडस्ट्री के लिए? गुड क्वेश्चन। देखिए, अंत में सिविल एविएशन के सेक्टर में प्राइसिंग के सिस्टम में प्राइसिंग इनइलास्टिक नहीं हो सकती, प्राइसिंग इलास्टिक होती है। हर 10 या 5% जो दाम बढ़ाया जाता है उससे यात्री घटते हैं, और ये एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आर्ग्यूमेंट है। मैं उदाहरण आपको दे दूं, जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में आजकल रिश्ते अनिवार्य नहीं हुए हैं, पर ये डब्बा अनिवार्य हो गया है। इसके बिना ज़िंदगी जीना मुश्किल है। इसको सुनो तो मुश्किल, इसको ना सुनो तो मुश्किल। पर लेकिन ये जब डब्बा पहली बार देश में आया था, मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आया था, मैं नौकरी करता था एक बैंकर के रूप में, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये डब्बा जब हमारे देश में आया था, एक एक डब्बा 1 लाख का होता था, और टॉक टाइम 16 रुपए प्रति मिनट होती थी। आज ये डब्बा 3000 रुपए में मिल जाता है, और टॉक टाइम 0। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आर्गुमेंट, और वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग सिविल एविएशन सेक्टर में भी देख रहे हैं। जैसे जैसे फ्लीट बढ़ती है, जैसे जैसे क्षमताएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे अनकनेक्टेड शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ती है, ऐसे ऐसे शहरों को प्रधानमंत्री जी ने कनेक्ट कर लिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन के नक्शे से मिटाए गए थे। उदाहरण के तौर पर आपके लिए उड़ीसा में झरसुगुड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 का एयर स्ट्रिप, दरभंगा, असम में रूपसी, राजस्थान में किशनगढ़ जहां मार्बल ट्रेड और अजमेर शरीफ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां एयरपोर्ट्स बनेंगे, और उसके तहत जो एक मल्टीपल आया है सिविल एविएशन। और कहीं कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि जहां जिस सेक्टर में, श्वेता जी, जिस सेक्टर को जाना जाता था एयरलाइंस बंद होने के लिए, किंगफिशर, जेट एयरवेज, आज उसी सेक्टर में 20 साल बाद एक नए एयरलाइन ने जन्म लिया है, अकासा के रूप में, और आज उनकी फ्लीट 20 प्लेन्स की हो गई। अगले 2-3 साल में वो बढ़ के 72 तक पहुंचेगी। रीजनल ट्रैफिक में उड़ान योजना के तहत 3 नए एयरलाइंस का जन्म, रीजनल एयरलाइंस का जन्म हुआ है। इंडिया वन एयर, फ्लाईबिग और एक तीसरा, 3 एयरलाइंस की जन्म हुई है। तो एक सेक्टर का जो प्रोसेस है, कंसोलिडेशन या डीकंसोलिडेशन, वो समय के आधार पर एक लहर की तरह चलता रहता है। लेकिन ये विश्वास मैं आपको दिला दूं कि कीन कंपटीशन इस सेक्टर में सदैव रहेगा, कट थ्रोट कंपटीशन इस क्षेत्र में सदैव रहेगा, और फेयर्स के लिए भी कंपैरेटिव फेयर्स का वातावरण इस क्षेत्र में सदैव रहेगा। अभी की प्राइसिंग से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि ये भी मैं आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं कि हम लोगों का क्षेत्र एक साल में एक सिक्लिकल सेक्टर रहता है।
हम लोग शुरू करें अप्रैल मई में जब छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को छुट्टी के लिए ले जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो वो एक पीक सीज़न होता है अप्रैल मई से बारिश के पहले जून तक। फिर एक डाउन सीज़न आ जाती है जिस पे हम लोग अभी गुजर रहे हैं, जुलाई से त्योहार तक। अक्टूबर में जब दशहरा दिवाली की शुरुआत हो जाती है तो पीक सीज़न दोबारा शुरू हो जाती है जनवरी तक, और फिर एक लल सीज़न फरवरी से अप्रैल तक दोबारा शुरू हो जाती है। तो एक सिक्लिकल सेक्टर हमारा है जहां फेयर्स भी, और ये विश्व स्तरीय है, फेयर्स भी उस साइकिल को फॉलो करती हैं। अभी डाउन साइकिल है तो फेयर्स पूरी तरह से घट गए हैं, इसलिए कोई फेयर्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब फेयर्स की बात की जा रही थी मई में और जून में, तब एक हाई सीजन था। पर कठिनाई क्या हो गई हमारे देश में, एक तो यात्रियों की बढ़ोतरी बहुत हो गई। प्री कोविड हम लोगों का हाई होता था 4,20,000 पर डे, वो हाई होता था। इस साल अप्रैल और मई में 15 दिन 4.5 लाख को हम पार कर करेंगे। तो डिमांड इतना बढ़ गया, और कठिनाई की बात ये हो गई कि उस हाई डिमांड पीरियड में ही हमारा एक एयरलाइन अपने लेसर्स के प्रॉब्लम के साथ, अपने OEM मैन्युफैक्चरर के, इंजन मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम की वजह से वो ग्राउंडेड हो गई। तो एक तरह डिमांड बढ़ गई और दूसरी तरफ कैपेसिटी 26 प्लेन से कम हो गई, और इसलिए वो स्पाइक हमने केवल उन सेक्टर्स में देखा जो इस एयरलाइन से प्रभावित हुए। उदाहरण के तौर पे ले, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई। और फिर 5 जून को मैंने एक एयरलाइंस के साथ मीटिंग ली है, और उसके बाद उसी हाई सीजन में करीब 60 से 70% फेयर्स गिर भी गई। उड़ान को एक सपने के तौर पर शुरू किया गया था, आप सरकार की बड़ी उपलब्धि उसे बनाते हैं, लेकिन एक डेटा पे मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि 2021 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की तरफ से जो जारी किया गया था, उसके अनुसार जो आपकी रूट्स हैं और जो आपके एयरपोर्ट्स हैं जो सेटअप हुए हैं उड़ान के तहत, उसमें 46 ऐसे हैं जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, 7 शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स एक हफ्ते में मुश्किल से, और 17 अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स जहां से कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं है, और 7 जो हैं वो केवल हेलीपैड्स हैं। इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ये प्रश्न उठाने के लिए। जिंदगी में जब एक पानी का ग्लास सामने रखा जाता है, या तो देखा जा सकता है कि वो ग्लास आधा भरा हुआ है, या देखा जा सकता है कि वो ग्लास आधा खाली है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, अधोसंरचना के क्षेत्र में डू यू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स और द हॉर्स बिफोर द कार्ट? दैट इज ऑलवेज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। हमारे देश में 2014 तक, आज़ादी के 67 वर्षों में, केवल 74 एयरपोर्ट्स बने हुए थे। आज 9 वर्षों में उसी संख्या को हमने 74 से बढ़ाकर हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम को हम ऐड करेंगे तो 148 बन चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं। और अगले 4 साल के अंदर हम इस संख्या को 220 तक ले जाएंगे। हमारा काम है देश के हर व्यक्ति को सुलभ साधन और कनेक्टिविटी एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य की जिम्मेदारी हमारी है। चाहे इंफॉर्मेशन हो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर, चाहे मूवमेंट का साधन हो। आज आपकी और हमारी जिंदगी में अगर एक बात की कमी है, वो कमी है टाइम की। व्यक्ति झट करके जाना चाहता है और पट करके वापस आना चाहता है। 74 एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स हमने बनाई। इनमें से करीब करीब 62 एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स में कनेक्टिविटी आज चल रही है। और उड़ान योजना के तहत एक वायबिलिटी गैप फंडिंग है 3 वर्षों के लिए, जहां एक सब्सिडी के तौर पर फंडिंग दी जाती है वहां उड़ान चलाने के लिए। जो 74 एयरपोर्ट्स हैं उनमें से करीब सेल्फ सस्टेनिंग 50 से 55 एयरपोर्ट्स आज बन चुके हैं।
तो जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी, वहां एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉफिटेबल मॉडल एयरपोर्ट और फ्लाइट्स की आज प्रधानमंत्री जी की दूर दृष्टिकोण के आधार पर आज बन चुकी है। हमारा सोच और विचारधारा है कि इसे हमें बढ़ाना होगा, देश के कोने कोने तक हमें पहुंचाना होगा। इसी वर्ष के लिए मेरे पास 18 से 20 एयरपोर्ट्स की और वाटर एरोड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स की श्रृंखला है और उसे मैं बना के रहूंगा। मेरा काम है सर्विस सेक्टर में एक एक व्यक्ति को सर्विस पहुंचाने का, और उसके आधार पर एक डीरेगुलेटेड सेक्टर जो सिविल एविएशन है, जहां प्रॉफिटेबल हो वहां रूट्स चलेंगी, जहां प्रॉफिटेबल ना हो वहां 3 साल तक सब्सिडी के आधार पर उड़ान योजना के तहत भी हम लोग जरूर वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर हम लोग असिस्टेंस देंगे। क्या हो जाता है कि एक मार्केट को आपको सीड करना पड़ता है। कई मार्केट्स ऐसी होती हैं जहां सूचना नहीं होती कन्वीनियंस की। जब उस मार्केट को आप सीड कर दो, और श्वेता जी या मुझे एक आदत हो जाती है शताब्दी से जाने की, या गतिमान से जाने की, या वंदे भारत से जाने की, या प्लेन से जाने की, तो वो फिर एक रिपीट कस्टमर हो जाता है। तो हमारे पास 2 चारे हैं, या तो हम उसे छुए ही ना और वैसे की वैसे ही छोड़ दें, और या तो जो अंग्रेजी में कहावत है ना, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। तो कई लोग हैं जो इस सोच की प्रवृत्ति के होते हैं कि नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जी इस सोच की प्रवृत्ति के हैं कि हर चुनौती को अवसर में बदलो और देश को आगे बढ़ाओ, और वही इस उड़ान योजना के आधार पर हुआ। पर अपने मंत्रालय का इतना सारा काम करते हुए आप मध्य प्रदेश चुनाव पर फोकस कर पा रहे हैं? मुझे मालूम था अंत में श्वेता वहीं आएगी। बिल्कुल, मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, उस माटी के साथ एक खून का रिश्ता है, और उसके विकास और प्रगति में चाहे मंत्रालय रहा हो चाहे न रहा हो, एक जनसेवक के रूप में सदैव एक योगदान देने की एक ज्वालामुखी की तड़प दिल के अंदर है। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में 3 गुट हैं, एक शिवराज गुट, एक नाराज गुट और एक महाराज गुट। हैं क्या? कठिनाई तो कांग्रेस के साथ ये है कि जो पार्टी टिप्पणी करती है वो अपने गिरेबान में नहीं झांकती। कांग्रेस में आज कितने गुट हैं? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी आदत नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। ये तुष्टीकरण की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये विकास और प्रगति की पार्टी है। ये एक एक कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की पार्टी है। और अगर आज आपके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बैठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है। पर रगों में अगर मध्य प्रदेश है तो कभी रगों में मध्य प्रदेश है अगर, और राज्य का नाम सुनकर आप बहुत भावुक भी हो जाते हैं, तो क्या कभी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं अपने आप को? देखिए, ये आपके सोच और विचारधारा के ऊपर निर्भर होता है। जो मैंने बचपन से देखा है, चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, जो सेवा भाव की एक कल्पना सदैव इस परिवार में रही हो, प्रजातांत्रिक समय में और पुराने समय में भी। 2 तरीके के सोच विचारधारा होते हैं, लेकिन इस परिवार में सोच विचारधारा सदैव रही है कि राजनीति मकसद नहीं होना चाहिए, जनसेवा हमारा मकसद होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का माध्यम होना चाहिए। तो जिन लोगों के लिए राजनीति लक्ष्य बन जाता है, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों के लिए जनसेवा लक्ष्य बनता है, उन लोगों के लिए जो भी माध्यम हो, उसी के आधार पर विकास और प्रगति करने के लिए ललक की एक विचारधारा होती है। और मुझे आज 2 दशक हो गए जनसेवा में, राजनीति में नहीं, क्योंकि शायद राजनीति से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि मुझे भी शायद उतनी ही घृणा है जितनी आपको है।
लेकिन मेरे मन में सदैव एक ललक रही है, क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या विकास ले जा सकता हूँ, क्या प्रगति ले जा सकता हूँ, और मेरा दिमाग भी उसी पे सदैव चलता रहता है। और जो भी रास्ता आपको दिया जाए, चाहे जनता के आशीर्वाद से सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, शीर्ष नेतृत्व के आधार पर आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए, उस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से आप पूरा करो, दिन रात आप मेहनत करो, वही एक ललक मेरे मन में है। ज्योतिरादित्य जी, ये चीज़ समझाइए कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमें आप परिवारवाद के लिए दोषी बनाते हैं, आपने अभी परिवारवाद का शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए, तो जिस आधार पर कांग्रेस को घेरा जाता है परिवारवाद के लिए, वो चीज़ बीजेपी पर फिट क्यों नहीं होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए, परिवारवाद का शब्द का प्रयोग जब किया जाता है, वो किस संदर्भ में? आज श्वेता जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं जनता प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। भविष्य में अगर इनकी बेटी या इनका बेटा अगर उसी सेवा भाव के साथ इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो क्या वो परिवारवाद है? नहीं। लेकिन एक राजनीतिक दल में अगर एक ही परिवार के लोगों को सर्वश्रेष्ठ पद और ओहदे पर बैठने का अधिकार और हक सदैव रहेगा और एक प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं रहेगी, वो परिवारवाद जरूर कहा जाता है। तो जब परिवारवाद का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो पार्टी के अंदर भी कभी आपको मौका मिलना चाहिए, कभी आपको मौका मिलना चाहिए, कभी आपको मौका मिलना चाहिए। वही एक हेल्दी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। विश्व के किसी भी कंपनी को आप देख लो, किसी भी संस्था को देख लो, कांस्टेंट चर्न इज ए नेसेसरी एंड मैंडेटरी स्टेप फॉर सक्सेस। अगर आपकी संस्था में परिवर्तन नहीं होगा, नई सोच, नई विचारधारा की वृद्धि नहीं होगी, अनेक दूसरे लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो सिस्टमिक डिके की तरफ जाएगा। और वही जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का शब्द इस्तेमाल करती है, उसी के प्रति इस्तेमाल करती है। इस पर नहीं कि अगर जनता की अदालत में आप जाकर जीतना चाहते हो, अगर आपके पिता या आपकी माता जनसेवक रही हो, तो वो कोई गुनाह नहीं होता। और ये मैंने कांग्रेस में भी बैठ के कहा था, और आज आपके मंच पे बैठ के भी मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जनता की अदालत भगवान से कम नहीं होती। और अगर वहां से कोई जीत के आए, तो सर माथे हमें लगाना पड़ता है। सामने एक पूरा गठबंधन अब तैयार हो गया है आप लोगों के। मध्य प्रदेश में तो चलिए कांग्रेस बनाम बीजेपी साफ तौर पर दिखता है, पर ये इंडिया गठबंधन जो बना है, वो परेशानी का सबब है एनडीए के लिए? मैंने तो जो मेरी भावनाएं थी अविश्वास प्रस्ताव में I.N.D.I.A. के बारे में स्पष्ट रूप से सदन के पटल पर रख दिया था। ये जो गठबंधन है हिपोक्रेसी का, ये जो एक गठबंधन है केवल एक तरफ मोदी जी को देखकर, एक लक्ष्य है, और स्वयं सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन जी ने ANI की इंटरव्यू में भी कह दिया कि ये हमारी मजबूरी है, मोदी जी को कैसे भी हो हमें रोकना है, और इसलिए पॉलिटिक्स में मजबूरी होती है, इसलिए हम लोग सब साथ में आ गए। पर अधीर रंजन जी और बाकी गठबंधन के सदस्य ये नहीं जानते हैं कि मोदी जी अकेले नहीं है, मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है। पर मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी चला रहे हैं। उन्होंने भी एक स्पीच दिया जिसमें कई मुद्दों पर आप लोगों को आपत्ति हुई, पर आपको लग रहा है कि जब से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया है, वो एक बेहतर नेता और एक विकल्प के तौर पर उभरे? ये तो जनता तय करेगी। आपने कुछ तय किया सुनकर उनको? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, पर मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से, और शायद ये दुख का विषय भी है कि जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है, वो एक सिस्टमिक डिके, जहाँ मेरिटोक्रेसी की पहचान ना हो, जहाँ क्षमता को आगे ना बढ़ाया जाए, उस संस्था में आगे उस स्वयं उस संस्था का रूप
एक तरीके से स्लाइडिंग स्केल पे ही चला जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अंतिम प्रश्न G20 के साथ ही मैं पूरा करना चाहती हूँ कि अब लीडर्स समिट जब यहाँ पर होगा, आप अपेक्षा करते हैं कि जो चूंकि चुनावी साल है इसीलिए विपक्ष हर चीज़ पर प्रहार करेगा भी और सकारात्मक प्रहार होना भी चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब एक साथ, क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि 15 अगस्त के ध्वजारोहण में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे थे, पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा का पूरा देश एकजुट होकर यहाँ पर खड़ा रहेगा जब पूरा विश्व यहाँ पर पहुंचेगा, बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्ति? मेरी मनोकामना तो है कि पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत माता से और कोई बड़ी बात नहीं होती और आपके और मेरे बीच में अंतर्कलह भी हो। मैं सदैव ये सोचता हूँ श्वेता जी कि विचारों में मतभेद होना जरूरी है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में ये एक बहुत स्वस्थ एक श्रृंखला है कि विचारों में जरूर मतभेद होना चाहिए और टक्कर का मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और जब देश का मुद्दा आया तब एक सबको साथ में होना चाहिए, ये ना कि देश के अंदर कुछ और बात करो और विदेश जाकर दो भारतों की बात करो। ये देश का झंडा ऊंचा नहीं करता, ये देश के झंडे को नीचे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, इस मंच पर आने के लिए धन्यवाद।